हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, फंक्शन चैप्टर चल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का। ऑलरेडी उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डोमेन के बारे में समझा था, रेंज के बारे में समझा था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो वो आपने अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर देख रहा हूँ, सारे वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे। वो उस लिंक पर आप जाइए, जो बाकी के वीडियोज हैं वो देख लीजिए डोमेन और रेंज से रिलेटेड। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है गॉड क्लासेस पर कंप्लीट अवेलेबल है, चाहे 11th की बात हो या 12th की बात हो, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर एक कंटेंट मिल रहा है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल पर नहीं आए हैं तो आप उनको भी लेकर ज़रूर आइए, ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट उनको भी मिल सके। और दूसरी बात, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो भी बना हुआ है, जिसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं और दूसरों की जो क्वेरी है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलेगी, प्लस आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के जो डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। अब ग्राफ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ग्राफ की वैसे नीड पड़ती नहीं है। हाँ, अगर पर्टिकुलरली अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई ग्राफ इसका बनाना है तो एक अलग बात है, वरना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ग्राफ को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम ग्राफ यहाँ पर कर क्यों रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे। ग्राफ करने से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से है, फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे कई बार डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ से समझेंगे कि फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, और फंक्शन का जो बिहेवियर है, उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को समझने के लिए कि फंक्शन किस टाइप के फंक्शंस होते हैं और कैसे हम उनकी डोमेन या रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस मान लो आपको याद नहीं है कि किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, तो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन याद होगी, एक विजुअलाइजेशन आपके पास होगा, तो आप उसको फटाफट निकाल सकते हो कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन से। अब जैसा कि इसका नाम है कि कांस्टेंट फंक्शन, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको एक तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर f(x) = c। अब c क्या है यहाँ पर, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। c कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब दूसरी बात आती है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फंक्शन पे कुछ ऐसा फंक्शन नहीं बनेगा कि फंक्शन इनवैलिड हो जाए। तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर आएगा। अब लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आप वैल्यू पुट करने जा रहे हो, डोमेन का मतलब है कि आप x की वैल्यू पुट करने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं, खाली c है। तो जब x है ही नहीं वहाँ पर, तो आप वैल्यू पुट करोगे क्या, पुट कर ही नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि जो आंसर आपका आएगा, यानी जो रेंज आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज आपकी हमेशा c ही रहेगी। तो यहाँ पर समझने के लिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ। f(x) की वैल्यू ले ली, मान लो मैंने 2। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, जो f(x) आएगा उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो f(x) की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर मान लो 2 ले लेते हैं। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो भी f(x) की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर मान लो मैंने 1 लेता हूँ वैल्यू, तो f(x) की वैल्यू आएगी 2। अगर मैं वैल्यू 2 लूँगा तो भी f(x) 2 रहेगा, वैल्यू 3 लूँगा तो भी f(x) 2 ही रहेगा। यानी f(x) की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। इसलिए जब आप इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी हमेशा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये लाइन कहाँ पर पास करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी या नीचे करेगी, वो डिपेंड करेगा f(x) की वैल्यू के ऊपर। अगर f(x) की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मान लो -2 ले लेते हैं, तो जो -2 है मतलब इसमें नीचे से पास करेगी, ठीक है, जहाँ भी -2 होगा। अगर +10 है तो यहाँ कहीं ऊपर से पास करेगी, लेकिन जो भी वैल्यू, जो भी लाइन पास करेगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। तो इस तरह से आप कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर भी बात वही है
कि अगर आप fx की वैल्यू लिखते हो x, यानी जो वैल्यू आप x की पुट करोगे वही वैल्यू fx की आएगी। तो इसमें क्या आएगा, जो डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो वैल्यू आप पुट करोगे वही हमारा आंसर भी आएगा, यानी जो रेंज आएगी इसकी वो भी रियल नंबर ही आएगी। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, अगर कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू भी 1 है, fx का मतलब y है, ठीक है, एक्सिस में हम देखेंगे तो y है। और x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो fx की वैल्यू भी 2, 3 पुट करोगे तो 3, -1 पुट करोगे तो -1। यानी इसकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ये इस तरीके से एक्स एक्सिस को क्रॉस करते, ओरिजिन को क्रॉस करते हुए जाएगी, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये 1 है तो y भी 1 होगा, 2 है तो y भी 2 होगा, अगर माइनस में जाओगे तो दोनों में -1 आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। फंक्शन लिखना ज़रूरी है, डोमेन रेंज बताना ज़रूरी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ग्राफिकली तो ये तीनों चीज़ें आपकी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन पे कह रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन या फिर रैशनल फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, वैसे तो फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया हमने कि भाई रेसिप्रोकल फंक्शन में x जो है डिनोमिनेटर में आएगा। अब x डिनोमिनेटर में अगर आ गया तो हमारे पास कंडीशंस यहाँ पर लग जाएगी। डोमेन आप सारे रियल नंबर नहीं ले सकते हो, आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेना है जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप x की जगह पर 0 पुट नहीं कर सकते, तो आप बाकी सब रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रेंज हम निकालेंगे, अब रेंज में भी आप क्योंकि 0 तो पुट कर ही नहीं सकते हो, तो इसका आंसर कहीं से भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज के अंदर भी ऑल रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता इस पर्टिकुलर फंक्शन में। अगर फंक्शन यहाँ पर चेंज होता है तो फिर उसमें आपको उसके हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें तो आप इस तरह से, अगर आपसे पूछा जाता है रेसिप्रोकल फंक्शन या रैशनल फंक्शन, तो इस तरीके से आप डिनोट इसको कर सकते हैं। अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, ना तो यहाँ 0 को टच होगा ना यहाँ इसको टच होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होंगी तो इसका ग्राफ फिर इस तरीके से जाएगा। ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, ये लाइन इस तरह से रहेगी, ये लाइन भी इस तरह से रहेगी, लेकिन ये कहीं भी 0 को टच नहीं करेगा, ना इधर टच करेगा ना इधर टच करेगा, क्योंकि 0 तो इस वैल्यू हो ही नहीं सकती, ना x की वैल्यू 0 हो सकती ना fx की वैल्यू 0 हो सकती। और जैसे जैसे आप पॉइंट प्लॉट करोगे, अगर आपको याद भी नहीं रहता पॉइंट प्लॉट करके बना दो कि x की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 मतलब 0.5। इस तरह से 2-3 पॉइंट प्लॉट करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन को आप डिनोट करेंगे तो इस तरह से आ गया, ये fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या खासियत होती है, ये जो रूट का जो साइन लगा होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं किसके, रियल फंक्शंस के ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको जो भी वैल्यू रखनी है वो रियल वैल्यूज़ में रखनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप डोमेन पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पुट करना चाहूँ तो नेगेटिव पुट करना मतलब -1, तो -1 करने पर क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा -1, और ये रियल नंबर में पॉसिबल वैल्यू नहीं है, यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो डोमेन रेंज का जो कंसेप्ट किया था उसके अंदर भी हमने ये समझा था। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 रख सकते हो या 0 से बड़ी कोई भी रख सकते हो, यानी डोमेन के अंदर 0 हो सकता है, और जो रेंज इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी हो सकती है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी आप कोई भी नंबर इसमें पुट करो। अब जब इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज में भी क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, नेगेटिव तो इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इसमें जो भी आप आंसर निकलेगा, आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 0 तो पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, और 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आ सकती है। तो इसका भी डोमेन और रेंज दोनों एक जैसा बनेगा। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि x की वैल्यू देखो 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा,
अगर यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41 समथिंग। तो अगर आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब ग्राफ आप बनाओगे तो इसका इस तरीके से मूव करेगा ग्राफ। तो इस तरीके से बनेगा ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन पर। पॉलिनोमियल फंक्शन आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना चाहूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल में बहुत सारे पॉलिनोमियल आ जाते हैं, उसके अंदर जो डिग्री 2 है वो भी पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है वो भी पॉलिनोमियल है, डिग्री 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, a0 a1 इंटू में x, a2 इंटू में एक्स स्क्वायर, a3 इंटू में एक्स क्यूब। इस तरह से करते करते अप टू n तक हो सकता है। अब इस n की वैल्यू हमें पता नहीं, मतलब डिग्री 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डिग्री 0 भी हो सकती है, जितनी मर्जी डिग्री हो सकती है। अब इसका जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का पॉलिनोमियल ले रहे हो। अगर मैं सिर्फ पहले वाली वैल्यू लेता हूँ तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा कांस्टेंट फंक्शन का, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ तो इसका ग्राफ बनेगा लीनियर, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 आ रही है। तो ग्राफ जब इसका लीनियर आप बनाओगे तो किस तरीके से बन सकता है, तो लीनियर का मतलब होगा कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको ग्राफ क्या फंक्शन किस तरह का दिया हुआ है, लेकिन जो लाइन आएगी ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, कैसे भी पास करे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, ये बनेगा किसका, लीनियर का। अगर आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हो तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे मान लो f(x) = x² हो गया, तो इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे पैराबोला बनता है। अगर आप क्यूब वाले का ग्राफ बनाना चाहोगे f(x) = x³, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इसके ग्राफ में क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू है वो ये इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा वो तो रियल नंबर आएगा, लेकिन जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी रेंज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग फंक्शन है। कहता है इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर डालो, बड़ा पॉजिटिव फंक्शन है, आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसको जब हम मॉडुलस साइन को जब हटाएंगे, रिप्रेजेंट तो इसको ऐसे करते हैं f(x) = mod of x। लेकिन अगर आप इस मॉडुलस साइन को हटा के इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, इसको आप लिखेंगे -x एंड +x, दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब -x ये कब होगा, जब x की वैल्यू <0 होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू नेगेटिव ही है, x की वैल्यू <0 है। तो इसके अंदर मान लो मैं -2 पुट करता हूँ तो माइनस माइनस +2 आएगा, तो आंसर आपका प्लस ही आएगा। ठीक है, और जब आप खाली पॉजिटिव x लिख रहे हो तो इसका मतलब x की वैल्यू > 0 हो सकती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन वहाँ पर है। तो इसलिए जब भी मॉडुलस फंक्शन को लिखना हो आपको अलग अलग करके तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। और जब इसकी डोमेन आएगी, डोमेन के अंदर आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इसकी रेंज निकालोगे तो रेंज इसकी मैक्सिमम 0 आ सकती है, मिनिमम 0 आ सकती है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, क्योंकि आंसर इसका कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जाएगी अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये रेंज होगी। अब इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 डालते हैं तो f(x) की वैल्यू भी 1 आएगी, और अगर आप इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 डालोगे तो भी हमारे पास वैल्यू +1 आएगी। तो इसका जो ग्राफ है, जब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये इस तरफ जाएगा ऐसे, और नेगेटिव डालोगे तो इस तरफ जाएगा ऐसे। x की वैल्यू आप नेगेटिव डालोगे लेकिन y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे f(x) = a⁴x। अब इसमें देखो, अगर आप x की जगह मान लो मैं 0 पुट करता हूँ, a की पावर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर 1 आएगा। अगर a की पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, अगर a की पावर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a⁴x, तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी हर एक केस में इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये कहीं भी नेगेटिव वैल्यू अटेन नहीं करेगा। दूसरी चीज़, इसकी वैल्यू कहीं भी 0 भी नहीं आएगी। आप देख रहे हो कि जब 0 पुट किया तो वैल्यू 1 आ गई, और जब आपने पुट किया यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू तो यही रहेगा, और जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी ये 0 के बराबर तो नहीं आएगा। यानी ये फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। और जितनी आप x की वैल्यू यहाँ बढ़ाते जाओगे, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, मान लो मैं कहता हूँ कि 10 की, हमने बेस ले लिया 10 ये, अगर मैं कहता हूँ 10 की पावर 1 तो ये 10 हो गया, और 10 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो आपने देखा भाई 10 की पावर जब 1 थी तो वैल्यू सिर्फ 10 थी, लेकिन जैसे आपने 2 पावर करी, आपने x की वैल्यू तो एक ही बढ़ाई है ना, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो fx की वो बढ़ गई एकदम 100। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू x की और बढ़ा दूँ तो fx की वैल्यू बनेगी 1000। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब तेज़ी से ग्रोथ। आप जो इनपुट डाल रहे हो वो तो कम डाल रहे हो, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा, मतलब जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम और इधर मूव कर लेते हैं, तो जब आपने इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ यहाँ से पास होगा, ठीक है, 0 की तरफ जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा लेकिन 0 नहीं होगा, और इस साइड इस तरीके से बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेगा। आप x की वैल्यू तो कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला ग्राफ आप बनाओगे तो उस केस में जो a की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो आंसर आपका 1 ही रहना, 1 की पावर तो आप कुछ भी करो वो 1 ही रहना है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो आपके पास ये वाला जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 1 तक आ जाए, क्योंकि नेगेटिव तो ये होगी नहीं, ठीक है, वैल्यू ये नेगेटिव तो होगी नहीं a की वैल्यू, ग्राफ यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगी। तो उस केस में जो ग्राफ है, ग्राफ बनेगा ऐसे ही, इसी फॉर्मेट में बनेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 0 से 1 का मतलब है कि 1 से छोटी है, और 1 से छोटी है तो आप उसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू कम होगी ना कि बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ भी ये 0 को टच नहीं करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन 0 पे टच नहीं करना। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन में तो आप कोई भी नंबर पुट कर रहे हो, कोई भी नंबर आप पुट कर रहे हो, लेकिन जो रेंज आ रही है हमारी, रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी तक आ रही है, और 0 की तरफ भी ओपन इंटरवल लगाया है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होगी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो लेकिन 0 नहीं होगी। अगर इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो इसका एक तरह से अपोजिट फंक्शन होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन को हमें पता है कि हम किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ऑलरेडी हम लॉग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, log x टू द बेस a। अब यहाँ जो बेस होता है ये 1 के बराबर नहीं होता, और जो x होता है यहाँ पर x हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, लॉग फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाओगे, तो इसका जो ग्राफ है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसका लगभग उल्टा बनेगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन भी आप इनको कह सकते हो। अब यहाँ पर जब इसका ग्राफ की हम बात करेंगे, x की वैल्यू आपको पता है कि भाई ग्रेटर देन 0 होगी। अगर हम 0 रख देते हैं, 1 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो log 1 की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि इस पॉइंट से तो ग्राफ आपका पास करेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल में यहाँ से पास कर रहा था, इसमें यहाँ से पास करेगा। और जैसे जैसे आप वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये इस तरीके से ऐसे डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं ज़रा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो केस बनेगा, इसमें अगर आप इसको बढ़ाते हो आगे, इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हो तो ऐसे ही जाएगा ये, लेकिन 0 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन ये 0 कहीं पर भी नहीं होगा,
ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उस केस में जो ग्राफ है इसका वो कैसे आएगा, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच में हो तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। यहाँ भी ये इस पॉइंट 1 0 से पास करेगा और इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका लॉग फंक्शन का ग्राफ। अब इसका जो डोमेन और रेंज है ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल का क्या रेंज था वो उसका डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। तो उसका जो डोमेन है ये बनेगा 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू तो इसमें पुट कर ही नहीं सकते। एक्स की वैल्यू उसने बताया कि ग्रेटर देन 0 होती है लॉग फंक्शन में, तो इसका मतलब 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू 0 भी पुट नहीं कर सकते, और जो आंसर आएगा आपका वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जो डोमेन आएगी आपकी, जो रेंज आएगी वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू इधर से इधर बढ़ रही है तो ये नेगेटिव में भी आ गया। तो इसका मतलब है कि जो रेंज है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम डिनोट करेंगे तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट इसे बोलते हैं, इसको लगाते हैं। अब इसमें इसका मतलब इसकी खासियत क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसमें कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लाइन है, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, इधर से -1 आ गया, तो इस नंबर लाइन पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लो। मान लो मैं सपोज यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ एक, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो ये पॉइंट है -0.5, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसमें आप ये नहीं देखोगे कि ये इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, आप देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में, नंबर लाइन में इसके लेफ्ट पे कौन सा नंबर आ रहा है, वही हमारा आंसर है। अगर मैं f -0.1 भी लूँ, 0.1 तो यहाँ पर आएगा ना इसके बिल्कुल क्लोज, तो भी आंसर इसका -1 ही रहेगा। अगर मैं f -0.9 ले लूँ तो भी इसका आंसर -1 ही रहेगा, और अगर -1 लेंगे तो -1 रहेगा ही। मतलब जो भी वैल्यू आप इसमें ले रहे हो, अगर इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे पहले जो भी इंटीजर पड़ेगा वही हमारा आंसर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने वैल्यू ली f2.3, तो इसका आंसर 2 आएगा। अगर मैं लेता हूँ f2.9 तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा। तो आप डोमेन देख रहे हो, डोमेन आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप डेसिमल में कोई भी नंबर पुट करो, फ्रैक्शन में करो, पूरे नंबर पुट करो, डोमेन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, डोमेन सारे रियल नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो रेंज आप देख रहे हो, रेंज सिर्फ इंटीजर्स में आ रही है, या तो माइनस में आ रही है इंटीजर या प्लस में आएंगे इंटीजर, लेकिन आएंगे इंटीजर ही, इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो ये 0 ही रहेगा। अगर x की वैल्यू हम 0.1 लेते हैं तो भी आंसर 0 ही रहेगा। अगर x की वैल्यू 0.9 तक आप कुछ भी लोगे तो आंसर 0 ही होएगा। वैल्यू चेंज कब होगी, जब हम 1 पर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी जो वैल्यू हमारे पास यही वैल्यू है, यहाँ से इस तरह से आप लाइन दिखाना चाहो दिखा सकते हो। जब आप 1 पे पहुंचोगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, इधर 1 है तो इधर 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 हमने पुट करने पर हमारे पास आंसर 1 आया, लेकिन अगर हम 1.1 पुट करेंगे तो भी तो आंसर 1 रहेगा, 1.2 पुट करेंगे तो भी आंसर 1 रहेगा, यानी 1.9 तक हम जाएंगे, 1.99999 तक जाएंगे, हम कोई वैल्यू आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम 2 पर जाएंगे और वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पर एक सर्कल लगा देंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो 2 पर वैल्यू 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, 2 पर वैल्यू होगी 2, तो यहाँ वाला सर्कल लेंगे, फिर ये आगे ऐसे बढ़ेगा, 3 तक ये जाएगा ऐसे, फिर उसके आगे जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अगर आप नेगेटिव साइड आओगे तो अगर हमने वैल्यू पुट करी -0.1 या 0.5 या 0 कुछ भी पुट करी तो आंसर आया उसका -1। तो इसमें जो ग्राफ है आपका वो यहाँ से शुरू होगा, तो इसमें जो ग्राफ है आपका -1 वैल्यू मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ आपका, फिर ये इस तरह से चलेगा, -1 पर आके ऐसे नोट लगा दोगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, इधर सर्कल डार्क कर दोगे,
इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेप की तरह बन रहा है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो यही सारे फंक्शन आपको दिए हैं, उन सबके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज इसकी 9.3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।